एवरीवन। अब तक तो हम इंस्टाग्राम पर मिल ही रहे थे, पर आज से मैं आई हूँ अपनी नई यूट्यूब चैनल के साथ, जहाँ पे हम बहुत सारे स्कूल के सब्जेक्ट्स के वीडियोस देखेंगे। आज मैं अपना फर्स्ट टॉपिक लेके आई हूँ, जो है नाइन्थ एनसीईआरटी हिस्ट्री का, जिसका नाम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। पर इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, so please like, share and subscribe my video and I'll try my best to reach your expectations. So अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जो है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। पर उससे पहले हम जो पढ़ रहे हैं वो है हिस्ट्री। सो हमें ये पता होना चाहिए कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। इसका एक बेसिक फंडा है कि जब तक हमें हमारा पास्ट नहीं पता होता है, तब तक हम हमारा फ्यूचर नहीं डिसाइड कर पाएंगे, या हम हमारा प्रेजेंट भी नहीं डिसाइड कर पाएंगे। To know your present and future, you should know your past. यही फंडा है हिस्ट्री का, ठीक है। अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में फ्रेंच वर्ड से हमें समझ में आता है कि हम फ्रांस की बात करने वाले हैं। फ्रांस का कैपिटल कौन है? तो फ्रांस का कैपिटल है पेरिस। हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले हमें टॉपिक का जो हेडिंग है, जो नेम ऑफ द चैप्टर है, उसके बारे में उसकी डिटेल्स पता होना जरूरी है, राइट। रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन मीन्स व्हाट? रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? अ बिग चेंज। रिवॉल्यूशन मीन्स बिग चेंज। नाउ चेंज इन व्हाट सेंस? चेंज you can say in equality, right? It includes equality, liberty, fraternity and so on. हमें इक्वालिटी तो पता है। इक्वालिटी मतलब सब मिलजुल कर रहना, राइट। लिबर्टी, लिबर्टी क्या होता है? सिंपल टर्म्स में अगर बोले तो फ्रीडम। लिबर्टी इज फ्रीडम। फ्रैटर्निटी, समथिंग न्यू। फ्रैटर्निटी क्या होता है? फ्रैटर्निटी मतलब एक ग्रुप के पीपल एक तरह की फीलिंग के साथ, एक सोच के साथ रहते हैं, उसे बोलते हैं फ्रैटर्निटी। ऑल्सो ये जो रिवॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, ये रिवॉल्यूशन फ्रांस को डेमोक्रेटिक बनाता है। डेमोक्रेटिक मीन्स व्हाट? एंड ऑफ मोनार्की। एंड ऑफ मोनार्की। अभी मोनार्की मतलब क्या होता है? जो कंट्री को किंग रूल करता है, वो कंट्री को मोनार्की बोलते हैं, राइट। पर जब मोनार्की खत्म हो जाती है और वो स्टेट को गवर्नमेंट रूल करने लगता है, तो उसे हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री, नॉट स्टेट, कंट्री। अगर वो कंट्री को गवर्नमेंट रूल करने लगता है, तो उसे हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री। आई होप इट इज क्लियर। अभी अगर हम हमारी एनसीईआरटी बुक देखें तो उसमें फर्स्ट डेट दी गई हुई है 14 जुलाई 1789। ओके, 14 जुलाई 1789। ये जो डेट है, ये है स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल की, राइट। अभी बेस्टाइल क्या है? एक फोर्ट है। किसका फोर्ट है? तो एक किंग का फोर्ट है। कौन था वो किंग? तो लुइस 16। ये सब के बारे में डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपके भले बुक के पहले इसका एक शॉर्ट ट्रेलर दिया हुआ है, पर इसको डिटेल में हम मिड ऑफ द चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब स्टार्ट करने से पहले हमें जो पता होना चाहिए वो ये है कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो एक्चुअल स्टार्ट हुआ था 5 जुलाई से। एक्चुअल स्टार्ट हुआ था 5 जुलाई 1789 से। अभी इसमें जो हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है द ओल्ड रिजम, जिसको बोलते हैं द ओल्ड रिजम। हम इसमें बिल्कुल भी टेक्निकल वर्ड्स नहीं यूज करेंगे, बिल्कुल भी टेक्निकल लैंग्वेजेस नहीं यूज करेंगे, एकदम सिंपली हम ये क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अकॉर्डिंग टू द सोशल एंड इकोनॉमिकल पावर, द pyramid, the feudal pyramid goes like, first is king, below king come nobles, below noble come knights, and below knight come peasants. Now what happens is that king जो है, king के पास
सारे लोगों की प्रॉपर्टी, मतलब ऑल ओवर एरिया की प्रॉपर्टी किंग के पास होती है, ठीक है। सो किंग हैज द फुल अथॉरिटी, द फुल पावर इज विद किंग, राइट। सो जो पीजेंट होते हैं वो नाइट्स को फूड एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फिर जो नाइट्स होते हैं वो नोबल्स को आर्मी, मिलिट्री फोर्स प्रोवाइड करते हैं, और जो नोबल्स होते हैं वो किंग्स को मनी और प्रोटेक्शन, मिलिट्री प्रोटेक्शन, दोनों ही चीज प्रोवाइड करते हैं। इसके बदले में किंग नोबल्स को लैंड प्रोवाइड करता है, नोबल अपने हिस्से की लैंड रख के बाकी की नाइट्स को दे देता है, और जो नाइट्स है वो पीजेंट को फार्मिंग करने के लिए लैंड देती है, साथ ही साथ में उनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। क्लियर चलिए? यस। अभी किंग, जैसे मैंने आपको बताया कि किंग जो है उसके पास कंप्लीट अथॉरिटी है ये सारे लोगों को रूल करने की, ठीक है। इसीलिए ये पिरामिड इस तरह से बनाया गया है, राइट। और इसको हम बोलेंगे फ्यूडल पिरामिड ऑफ पावर। क्लियर? इसके बाद हम देखेंगे कि जो फ्रेंच सोसाइटी है वो 3 डिफरेंट स्टेट्स में, या हम बोल सकते हैं 3 डिफरेंट क्लासेस में डिवाइडेड है, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट द फ्रेंच सोसाइटी, तो फ्रेंच सोसाइटी जो है वो 3 डिफरेंट क्लास में बाइफिकेटेड है। फर्स्ट क्लास, और या फर्स्ट स्टेट बोलेंगे, सेकेंड क्लास या सेकेंड स्टेट बोलेंगे, थर्ड क्लास या थर्ड स्टेट बोलेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट क्लास है उसमें सारे क्लर्जी है, इट्स अ ग्रुप ऑफ क्लर्जी। सेकेंड स्टेट जो है वो है नोबल्स, सेकेंड क्लास जो है वो है नोबल्स। नाउ थर्ड स्टेट आर द कॉमन पीपल, थर्ड स्टेट्स आर द कॉमन पीपल, एंड 98% of the population are in comes under third state, right। अगर थर्ड स्टेट का मैं आपको बाइफर्केशन दूं तो इस तरह का कुछ उसका बाइफर्केशन होगा। ये जो है यहाँ पे सारे रिच पीपल होते हैं, जिन जो एजुकेटेड होते हैं, जो रिच होते हैं, वो सारे पीपल यहाँ पे आएंगे, ठीक है। फिर ये जो एरिया है इट इंक्लूड्स वो लोग जिनके पास खुद की लैंड, जमीन, जायदाद सब कुछ है, और ये जो एक बड़ा सा हिस्सा है, बिग एरिया, इसमें सारे पीजेंट्स, वर्कर्स, ये सारे लोग इंक्लूड होते हैं, ओके। अभी फर्स्ट स्टेट मतलब जो क्लर्जी होते हैं, दे हैज एक्चुअली, हम ऐसे बोलेंगे, दे हैव द कंप्लीट पावर, ठीक है। वो उनको इन्वेस्टर्स भी बोल सकते हैं, उनके पास इतना पावर है कि वो हर चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, चर्च को वो रूल करते हैं, एंड दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, मतलब उनको टैक्स नहीं भरना पड़ता है, ठीक है। फिर नोबल्स जो है, दे आर ऑल्सो द रिच मेन्स, राइट। नोबल्स आर ऑल्सो द रिच मेन्स, दे ओन many lands, they are owner of many lands, और they are also exempted from the tax, ठीक है। तो टैक्स भरने का जो पूरा बर्डन है वो आता है थर्ड स्टेट के पीपल पे, ठीक है। थर्ड स्टेट के पीपल पे वो लोग हैं जो एजुकेटेड है, जो लिटरेट है, बट दे आर अनएम्प्लॉयड। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट सपोर्टिंग देम, बिकॉज दे आर नॉट सपोर्टिंग क्लर्जीज, दे आर नॉट सपोर्टिंग नोबल्स, या फिर जो पीजेंट्स है, जो वर्कर्स है, ये सारे लोग आते हैं जिनके पास खुद के सर्वाइवल के लिए ही पैसे नहीं होते, उसके ऊपर से उनको टैक्स भरना। सो अल्टीमेटली द कंडीशन ऑफ थर्ड स्टेट पीपल इज वेरी मिजरेबल। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर till here. The bifurcation is clear till here. Now, go.
सो अभी तक हमने देखा कि क्लर्जी, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट, जिसमें हमने देखा क्लर्जी द हायर अथॉरिटी, दोज हु आर exempted from the tax. Nobles, again the second higher authority on the second position, they are also exempted from tax, and all the burden of the tax is levied on third state, right? और मैंने आपको थर्ड स्टेट का बाइफिकेशन भी दिया था, that 98% of the population is in third state includes 98% of the population, right? So in this three parts, जो first part है उसमें there are government officials, some are lawyers, all educated people, basically all educated and well settled people, right? जो सेकेंड पार्ट है उसमें है बहुत सारे, हम बोल सकते हैं ऐसे लोग जिनके पास खुद की लैंड है, जमीन है, जायदाद है, ठीक है, पर फिर भी उनको ऑफ्टन लो वेजेस पे काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो लैंड है वो सारी फर्स्ट स्टेट ने ले ली है, उस पे कब्जा कर लिया है। they often get low wages, they often are hungry, right, and so on. And the third area we see over here includes majorly peasants. Okay, peasants मतलब हमें पता है फार्मर के पास खुद के सर्वाइवल के लिए पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि वो जो भी अर्न करते हैं उसमें से आधे से ज्यादा इनकम उनकी जाती है टैक्स भरने में। आधे से ज्यादा इनकम उनकी चली जाती है टैक्स भरने में। अभी टैक्स वो कितने तरह के टैक्स भरते हैं तो वो हम देखेंगे यहाँ पे। एक टैक्स ऐसा है जो वो डायरेक्टली चर्च को भरते हैं, ठीक है, और वो टैक्स का नाम है टिट्स। Tax paid directly to the church, which is levied on the peasants, is called tithes. ठीक है। सेकेंड टैक्स ऐसा है जो उन्हें स्टेट गवर्नमेंट को भरना पड़ता है, जिसे बोलते हैं टिल, जिसका नाम है टिल। और थर्ड एक टैक्स है which is an indirect tax, actually indirect tax, जो उनके डेली कंजम्पशंस के लिए उनको भरना पड़ता है। जैसे सॉल्ट के लिए टैक्स भरना पड़ता है, टोबैको के लिए टैक्स भरना पड़ता है, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। सो बेसिकली फ्रॉम दिस वी अंडरस्टूड दैट द बर्डन ऑफ ऑल द financial activities is levied on the third estate people, right? And the condition of the third estate people was very miserable. So ultimately आगे हमें पता चलेगा they were the one who took initiative for the revolution or to get the change and for the better future. Okay, so here my friends we end with our first part. I hope you liked it, and tomorrow we are going to continue with our next class, that is the next video. हम इसके आगे का part continue करेंगे. Bye bye, take care, thank you so much, and I hope a bell icon ping करना नहीं भूलेंगे. Take care.